जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के इस पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे कि क्राउन रूल के अंडर एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन के बारे में, और फाइनली हम इवेल्युएट करेंगे एजुकेशन को लेकर ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन को लाया गया 1937 में, और इसके आने के पीछे की कहानी क्या रही है। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वारदा के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वारदा के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और इस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था जाकिर हुसैन कमेटी। क्या नाम था? जाकिर हुसैन कमेटी। इस जाकिर हुसैन कमेटी ने नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन को तैयार किया, और इसी नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन को बुलाया जाता है वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये जो वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन थी, इसका मेन प्रिंसिपल था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग उसको प्रमोट कर रही थी वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। और वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बेस्ड थी गांधी जी के आइडियाज के ऊपर। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में गांधी जी लिखते थे वीकली हरिजन में, और उन्हीं आइडियाज के ऊपर बेस्ड थी ये वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। बहुत सिंपल। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वारदा के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन थी, इसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और इस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जाकिर हुसैन कमेटी। इस जाकिर हुसैन कमेटी ने नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन को तैयार किया। इसी नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन को वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन बुलाया जाता है। ये जो वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन थी, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। और ये जो वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन थी, ये बेस्ड थी गांधी जी के आइडियाज के ऊपर। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन में क्या कहा गया? एक तो ये बोला गया कि ये जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इनको सिलेबस में इंक्लूड करने की जरूरत है। बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स की जो नॉलेज है, उसको सिलेबस में इंक्लूड करने की जरूरत है। दूसरा बोला गया फर्स्ट 7 years ऑफ स्कूलिंग फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। पहले 7 साल की स्कूलिंग फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, और मदर टंग में होनी चाहिए। इसके अलावा बोला गया क्लास सेकंड से लेके क्लास 7th तक जो भी पढ़ाई है वो हिंदी में होनी चाहिए, और 8th के बाद ही हमें इंग्लिश में पढ़ाई करवानी चाहिए। और फिर अगली चीज ये बोली गई कि वी विल स्टैब्लिश कॉन्टेक्ट विद कम्युनिटी अराउंड स्कूल्स थ्रू सर्विस, कि स्कूल में जो भी सर्विसेज हैं उनके थ्रू हम कम्युनिटी के साथ में कांटेक्ट भी स्टेब्लिश करेंगे, कम्युनिटी को भी बिल्डअप करेंगे। बहुत सिंपल। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन में एक तो फोकस किया गया लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के ऊपर। बोला गया कि बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स की जो नॉलेज है उसको सिलेबस में इंक्लूड करो। दूसरा बोला गया कि पहले 7 साल स्कूलिंग के फ्री और कंपलसरी होने चाहिए, और मदर टंग में होने चाहिए। यह भी बोला गया कि सेकंड से लेके 7th क्लास तक टीचिंग हिंदी में होनी चाहिए, 8th के बाद ही इंग्लिश में टीचिंग होनी चाहिए। और फाइनली बोला गया कि ये जो स्कूल में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इनके थ्रू कम्युनिटी के साथ में भी एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए। बेसिकली ये जो वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन थी, ये चाइल्ड सेंटर्ड थी और कोऑपरेटिव थी। लेकिन ये जो आइडिया है, ये आइडिया डेवलप हो नहीं पाएगा। डेवलप क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकंड इसी फेज के दौरान शुरू हो जाएगा, और कांग्रेस मिनिस्टर जो हैं वो अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर देंगे। सवाल ये आता है कि कांग्रेस मिनिस्टर्स अक्टूबर 1939 में रिजाइन क्यों करेंगे? इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है, होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को,
जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया। सर्जेंट बेसिकली गवर्नमेंट के एजुकेशनल एडवाइजर हुआ करते थे। सर्जेंट गवर्नमेंट के एजुकेशनल एडवाइजर हुआ करते थे, और इनके चेयरमैनशिप में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1944 में एक प्लान तैयार किया। इस प्लान को ही बुलाया जाता है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सर्जेंट वॉज द एजुकेशनल एडवाइजर टू गवर्नमेंट, और इन्हीं की चेयरमैनशिप में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 1944 में एक प्लान तैयार किया जिसे बुलाया जाता है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में क्या कहा गया? एक तो ये बोला गया कि 3 से 6 साल तक की उम्र तक के जो भी बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन देने की जरूरत है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन देने की जरूरत है। और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये फ्री होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। 6 से 11 साल तक के बच्चे, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करो। 11 से 17 साल तक के बच्चे, उनको हाई स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करो। लेकिन ये जो हाई स्कूल एजुकेशन होगी ये सेलेक्टेड बच्चों के लिए होगी, और फिर 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए। अच्छा, 11 से 7 साल तक के बच्चों के लिए हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टेड बच्चों के लिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हाई स्कूल्स जो हैं वो 2 टाइप के होने चाहिए, ऐसा कहा सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ने। हाई स्कूल्स 2 टाइप के होने चाहिए, कौन कौन से? एक एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल। बहुत सिंपल। जो बच्चे एकेडमिक स्ट्रीम में सिलेक्शन लेंगे या जिनका एडमिशन एकेडमिक स्ट्रीम में होगा वो अल्टीमेटली जाएंगे यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए, और जो बच्चे टेक्निकल और वोकेशनल स्ट्रीम में जाएंगे वो फिर आगे कमर्शियल करियर्स को परस्यू करेंगे। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में एडुकेट टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन भी बातचीत की गई। साथ में यह भी बोला गया कि जो इंटरमीडिएट कोर्स है इसको अबॉलिश करने की जरूरत है। पिछले ही सेशन में हमने बात की थी इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। इंटरमीडिएट कोर्स की बातचीत कहां की गई थी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, ये जो सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन है इसमें बोला गया कि इंटरमीडिएट कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको अबॉलिश कर दो। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में यह भी बोला गया कि अगले 20 साल में हमें अडल्ट इलिटरेसी को पूरे तरीके से खत्म करने की जरूरत है। और सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में फोकस किया गया टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एंड एजुकेशन फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडिकैप्ड के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि अगले 40 साल के अंदर अंदर हमें इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जैसा कि आज की डेट में इंग्लैंड में प्रवेल करता है। बहुत सिंपल। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन कब लाया गया? 1944 में लाया गया। किसने तैयार किया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने तैयार किया था। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में एक तो एज ग्रुप्स के हिसाब से बताया गया कि किस एज ग्रुप को कौन से लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। जैसे 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए हाई स्कूल एजुकेशन, और फिर 3 साल का यूनिवर्सिटी कोर्स। ये जो हाई स्कूल की एजुकेशन है ये 2 टाइप की होनी चाहिए, कौन कौन से? एक एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल एंड वोकेशनल। इसके अलावा सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में इंटरमीडिएट कोर्स को अबॉलिश करने की बात की गई। टारगेट ये था कि अगले 20 साल में अडल्ट इलिटरेसी को हमें खत्म करना है, और ऑब्जेक्टिव ये था कि अगले 40 साल में हमें इंडिया में एजुकेशन का लेवल इंग्लैंड के बराबर तक लेके जाना है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ वर्नेकुलर एजुकेशन। हमारे कंट्री में वर्नेकुलर एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी हमने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है। यहाँ पे पूरी एक टाइमलाइन दे रखी है, फटाफट से देख लेते हैं। 1835, 1836, 1838, इन 3 साल के अंदर विलियम एडम की रिपोर्ट आई,
ऑन वर्नेकुलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल एंड बिहार में, बंगाल और बिहार के अंदर वर्नेकुलर एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर विलियम एडम की रिपोर्ट आई 1835, 1836 और 1838 में। और इस रिपोर्ट के अंदर विलियम एडम ने पॉइंट आउट किए डिफेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ वर्नेकुलर एजुकेशन। एक तरीके से पहली बार हमारे वर्नेकुलर एजुकेशन के सिस्टम में जो भी कमियां थी उनकी तरफ ध्यान किसने खींचा, विलियम एडम की रिपोर्ट ने खींचा। 1843 के आसपास जेम्स जॉनथन ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस स्पेशली यूपी में एक्सपेरिमेंट्स करने की शुरुआत की, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूपी। बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के तहत एक गवर्नमेंट स्कूल खोला एज मॉडल स्कूल इन ईच तहसील। हर एक तहसील में इन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल खोला और ये जो गवर्नमेंट स्कूल था ये मॉडल स्कूल के जैसे खोला गया था। नॉर्मल स्कूल्स खोले गए फॉर टीचर्स ट्रेनिंग फॉर वर्नेकुलर स्कूल्स। तो इन्होंने भी एक तरीके से वर्नेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत की, और यही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आगे जाके थोड़ा बेस बनेंगे, थोड़ा फाउंडेशन ले डाउन करेंगे वर्नेकुलर एजुकेशन के डेवलपमेंट की। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार यह कहा कि हमें वर्नेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कामकाज करना चाहिए। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, और वुड्स डिस्पैच के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वुड्स डिस्पैच में भी बोला गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। फिर 1854 से 71 के बीच में बहुत सारे वर्नेकुलर स्कूल्स को खोला गया। नंबर ऑफ वर्नेकुलर स्कूल जो हैं वो लगभग 5 गुना से इंक्रीज हो जाएंगे। 1882 में हंटर कमीशन ने यह कहा कि स्टेट जो है वो वर्नेकुलर एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल एफर्ट्स डाले तो ही काम चलेगा। हंटर कमीशन के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। 1904 में एजुकेशन पॉलिसी आई, और एजुकेशन पॉलिसी ने बात की वर्नेकुलर एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में, और बोला कि वर्नेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमें ग्रांट्स देने की जरूरत है। 1929 में हार्टोग कमेटी आई, और हार्टोग कमेटी ने बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, उसको इंप्रूव करने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। 1937 में स्कूल्स को कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने एनकरेज किया और बोला कि वर्नेकुलर एजुकेशन को और प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। अब देखो, इसको मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है वेरियस जगहों पे। यहाँ पे पूरी टाइमलाइन दे रखी है, तो अगर आपने पहली चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपको पता ही सब कुछ, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा आप रट भी नहीं सकते हो। अगर बात करें टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। 1856 में कैलकाटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को स्टैब्लिश किया गया। 1858 में, 1858 से पहले तक पूना में एक ओवरसीयर्स स्कूल हुआ करता था। ये जो स्कूल है इसको स्टेटस दिया गया 1858 में पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, और ये जो पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसको एफिलिएट किया गया बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ में। गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को एफिलिएट किया गया मद्रास यूनिवर्सिटी के साथ में। और 1835 में मेडिकल कॉलेज खोला गया, कहां पे, कैलकाटा में। इन सब के बारे में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है। 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया गया। 1856 में कैलकाटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को स्टैब्लिश किया गया। 1858 में ही पूना के ओवरसीयर्स स्कूल को स्टेटस दिया गया पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। 1835 में कैलकाटा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला गया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अब बात आती है कि एजुकेशन को लेके ब्रिटिशर्स ये जितनी भी पॉलिसीज लेकर आए ये किस तरीके से इंपैक्ट करेंगी, ये अच्छी रही या खराब रही। देखो, हमें ये तो पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जितना भी कामकाज किया, उस कामकाज के पीछे उनका आइडिया कोई बहुत ज्यादा नोबल नहीं था। उनका आइडिया ये नहीं था कि हमें ट्रू सेंस में एजुकेशन को डेवलप करना है। उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया ये था कि हमें एजुकेटेड इंडियंस की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए हमें सस्ते एजुकेटेड इंडियंस की जरूरत है, और इसलिए उन्होंने पहली बार इंडियंस को एजुकेट करने की शुरुआत की।
दूसरा, उनका दूसरा जो चीप आइडिया था वो क्या था कि वो बेसिकली इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश कल्चर में ट्रेन करना चाह रहे थे, ताकि ये जो ट्रेंड इंडियंस हैं इनको एम्पायर के एडवांटेज के लिए यूज किया जा सके, इनको रूल करने के लिए यूज किया जा सके। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये जो आइडिया है ये सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स तो ये सोच रहे थे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, कुछ इंडियंस को एजुकेट करते हैं, कुछ इंडियंस को इंग्लिश कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, और वो जो कुछ इंडियंस हैं वो मासेस तक हमारे कल्चर को पहुंचाएंगे, वो मासेस और गवर्नमेंट के बीच में इंटरप्रेटर का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बट हाँ, गवर्नमेंट का बेसिक आइडिया क्या था कि एक तो चीप पढ़ी लिखी लेबर मिल जाए, और दूसरा ये जो एजुकेटेड इंडियंस हैं इनको हम इंग्लिश कल्चर सिखा दें, इंग्लिश कल्चर की सुपीरियरिटी सिखा दें, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दें, तो फिर इनको बहुत इजीली एम्पायर के एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा एक रीजन ये भी था कि जो मॉडर्न एजुकेशन डेवलप हो रही थी, इस मॉडर्न एजुकेशन में जो भी हमारे इंडियंस पढ़ लिख रहे थे उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की शुरुआत की, मिशनरीज ने भी प्रेशर बनाने की शुरुआत की। इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि यार अगर मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो कंट्री डेवलप होगी, और मिशनरीज को ऐसा लग रहा था कि अगर इनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो इंडियंस अपने कल्चर को छोड़ देंगे, अपने रिलीजन को छोड़ देंगे, और क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर देंगे। तो सब अपने अपने फायदे के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से इंडियंस को एजुकेट कर रहे थे, लेकिन किसी का भी आइडिया एज सच नोबल नहीं था, ना तो मिशनरीज का और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का। वो अपना फायदा देख रहे थे, बट हमें ये पता है कि इवेंचुअली इसका बहुत ज्यादा फायदा ब्रिटिश एम्पायर को नहीं होगा, इसका फायदा हमारे नेशनल मूवमेंट को ज्यादा होगा। कैसे होगा उसके बारे में ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसने डिक्लाइन देखा, डिक्लाइन होना ही था। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी इंग्लिश को और इंग्लिश एजुकेशन को, तो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसने डिक्लाइन देखा। उसके पास में आगे बढ़ने के लिए ना तो पैसा रहा ना गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा। मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, कई बार हमने पढ़ा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया। उनका आइडिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि कुछ अपर क्लास के इंडियंस को एजुकेट कर दो, ये जो अपर क्लास के इंडियंस हैं ये फिर नीचे तक मासेस तक इंग्लिश कल्चर को पहुंचाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, तो मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, और इसकी वजह से खूब वाइड स्प्रेड इलिटरेसी देखने को मिली। जैसे 1911 में 84% इलिटरेसी थी, 1921 में 92% इलिटरेसी थी। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया भी, वो एजुकेशन भी पेड थी, फ्री नहीं थी। और पेड थी तो हुआ ये कि जिन लोगों के पास में पैसा था, जो अपर और रिचर क्लास थी, उनकी मोनोपोली हो गई एजुकेशन, सिर्फ वही पढ़ पा रहे थे। बाकी ज्यादातर जो गरीब तबका था हमारी कंट्री का, वो बेचारा एजुकेशन ले ही नहीं पा रहा था। विमेंस की एजुकेशन को ब्रिटिश एम्पायर ने या ब्रिटिश रूल ने ऑलमोस्ट पूरे तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, और इसके पीछे दो रीजंस थे। एक तो कुछ कमी हमारी भी थी, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा था कि विमेंस को सप्रेस करता था, विमेंस की एजुकेशन को सप्रेस करता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम लोग इस मुद्दे पर यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हों। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों पंगे लेना, क्यों विमेंस को एजुकेट करना, जैसा ये रखना चाह रहे हैं रहने दो, हम अपना काम निकालेंगे। दूसरा रीजन ये भी था कि विमेंस को एजुकेट करने का इमीडिएट फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हो रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस चीज में फायदा नहीं हो रहा था उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों कामकाज करेगी। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप तो किया गया, लेकिन बहुत हाई लेवल पे नहीं किया गया, थोड़ा बहुत डेवलप किया गया। लार्जली अगर देखें तो साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को नेग्लेक्ट ही किया गया। मोटा मोटा अगर बोलें तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के थ्रू हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको घाटा हुआ। जो डेवलपमेंट हुआ भी एजुकेशन में, वो ब्रिटिशर्स ने किसी नोबल आइडिया के तहत नहीं किया। उसके पीछे भी आइडिया ये था कि इंडियंस को ट्रेन करना है और उनको यूज करना है एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कभी एजुकेशन के ऊपर लिखने को आए तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।